आजकल हम सभी की लाइफस्टाइल काफ़ी फास्ट होती जा रही है। हम ऐसी चीज़ों में उलझ गए हैं कि हमें जिस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए वो कई बार नहीं होती है। कई बार हम कुछ कानूनी पचड़ों में भी फंस जाते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, आज वो लेकर मैं आई हूँ कि हमारे लिए वो कौन से कानून, वो कौन सी धाराएं, वो छोटी छोटी सिचुएशन में हम कौन सी कानूनी सहायता ले सकते हैं, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। आज फिर एक बार लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट से जानेंगे कि अगर आपके साथ कोई छोटी छोटी सिचुएशन पेश आती है तो आप उनसे कैसे डील कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज फिर एक बार मैं आपको छोटे छोटे कानून और कानूनी सहायताओं की जानकारी देने वाली हूं, जिसकी जानकारी होना हम सब के लिए ज़रूरी है। कई बार हम किस्से सुनते हैं कि अस्पतालों में आपके साथ डॉक्टरों ने इलाज में कोई लापरवाही बरती हो, नर्सिंग स्टाफ हो, उन्होंने कोई कोताही की हो या आपके साथ बदसलूकी की गई हो। ऐसी घटनाएं अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होती है और ऐसे में क्या कोई कानूनी प्रावधान है जो हमें सहायता दे सकता है। मेरे साथ जितायु हैं, लॉ फैकल्टी में पढ़ते हैं और लॉ की पढ़ाई करते हैं। जितायु, बहुत बार ऐसी खबरें आपने सुनी होगी, ऐसे इंसिडेंट आपने सुने होंगे कि हॉस्पिटल में अच्छी तरह से हमें इलाज नहीं मिल रहा है। क्या उस पर हमें कोई कानूनी सहायता मिल सकती है? जी, तो आज हमारा जो विषय है वो अगर हम लॉ की भाषा में देखने जाए तो एक मेडिकल नेग्लिजेंस उसे बोला जाता है। अब जब तक हम उस टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल 21 में हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर किया गया है। अब आपका जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर आपको एक हेल्दी लाइफ जीने का भी अधिकार है। तो जब जब आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो प्राइमरीली वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 से गवर्न होते हैं। अब जब भी हमको कोई डिजीज़ होता है हम अस्पताल में जाते हैं, मेरा पर्सनल यह मानना है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी अच्छी से अच्छी प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। तो यही एक लेजिस्लेटिव इंटेंट भी यही रहा कि उन्होंने भी यही सोचा कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब जैसे कि जहाँ जहाँ पर रूल्स होते हैं वहाँ पे हमें एक्सेप्शंस भी देखे जाते हैं, तो वहाँ से हमारा ये टॉपिक आता है मेडिकल नेग्लिजेंस का। तो नेग्लिजेंस बेसिकली अगर हम देखे जाए तो जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमारे पास उसके खिलाफ क्या रेमेडीज़ रहती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि डॉक्टर अगर इस डर में रहेंगे कि अगर मैंने ये ट्रीटमेंट की, मैंने किसी चीज़ का रिस्क लिया तो उसके खिलाफ मुझे बहुत सारी प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर्स कभी उस चीज़ का रिस्क ही नहीं लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ पेशेंट कम होती जाएगी। क्यों? तो इसके लिए डॉक्टर्स को डिफेंस दिया गया है IPC में कि अगर वो लोग गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अब लायबिलिटीज़ कौन सी केसेस में होती है? तो सबसे पहले तो जब देयर इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस, इसके लिए एक बॉलम टेस्ट करके प्रिस्क्राइब किया गया है। उसमें एक कमेटी फॉर्म की जाती है जो पूरी तरीके से एग्जामिन करती है पूरे इश्यू को कि कितने लेवल का नेग्लिजेंस इसमें है। जब वो कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, अगर उसमें ये पाया जाता है कि देयर इज अ ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस, तो फिर हमारे पास IPC की सेक्शन 304A में हम जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट जो डॉक्टर होता है उनको 7 साल तक की सज़ा भी दे सकते हैं अगर नेग्लिजेंस प्रूव की जाए। अगर नेग्लिजेंस सिविल नेचर की पाई जाती है तो उसमें हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, प्लस सिविल नेचर में हम उनसे कंपनसेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्रावधान है जो आपके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और डॉक्टर अगर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत बैलेंस्ड है इसमें और लॉ बहुत क्लियर है इस लाइन। कई बार डॉक्टरों से मारपीट के इंसिडेंट भी सामने आते हैं, क्या ऐसे में डॉक्टर भी कानूनी सहायता ले सकते हैं? जी, डॉक्टर्स बिल्कुल कानूनी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर बनने से पहले हमेशा एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, तो जब भी उनके खिलाफ अगर कोई फिज़िकली फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो हर एक सिटीज़न को राइट होता है अगेंस्ट वायलेंस वो उनको भी होता है और डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो दूसरों के बेनिफिट के लिए किया। उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया,
इसलिए कि आपको बचाया जा सके। अगर आप इस तरीके से डॉक्टरों के खिलाफ ये फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो डॉक्टर्स वो रिस्क ही नहीं लेंगे और ट्रीटमेंट्स के स्कोप कम हो जाएंगे। तो मेरी इस चैनल से सबको अपील है कि हमें इस प्रकार के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई नेग्लिजेंस है तो मैंने जैसे आगे बताया कि एक पूरी प्रोसीजर है लॉ में, लॉज है उसके लिए, तो आप जाइए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए और फिर नेसेसरी प्रोसीजर से उसकी रेमेडी लीजिए। जी, बिल्कुल सही बात है। हर सिचुएशन के लिए आईपीसी में अलग अलग कानून और अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो अगर आपके साथ किसी भी तरह का नेग्लिजेंस होता है तो भी आपकी सहायता मिल सकती है, और अगर आप डॉक्टर के साथ कोई बदसलूकी करते हैं तो आप पर मामला भी बन सकता है। ऐसे में दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है और कानूनी सहायता हमेशा आपके पास उपलब्ध होती है। एक सवाल और मैं जतायु से पूछने वाली हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रावधान किया है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि आरटीआई के बहुत सारे मिसयूज़ भी सामने आए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात बहुत सारे लोग अब जानते हैं, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है ये नहीं पता होता है। ये भी बताइए। जैसे कि आज हम मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको जो भी चीज़ें कह रहे हैं वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है। पूरी मीडिया का जो पिलर है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे निर्भर है। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, अगर किसी आदमी को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसको उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होनी वो बहुत ज़रूरी बन जाती है। तो यही इन्फॉर्मेशंस हमें अवेलेबल हो पाए इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में एनेक्ट किया गया है। ये जो पर्टिकुलर एनेक्टमेंट है उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कंसर्न डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, जिससे कि हमें किस प्रकार से कोई भी चीज़ में हमारे कोई राइट्स वायलेट हुए उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो हम इस लॉ के अंडर जाके वो डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से आरटीआई एप्लीकेशन करके मांग सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, आप उनसे जाकर उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको विदाउट एनी जस्टिफाइड ग्राउंड वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं तो उसके खिलाफ हमारे पास अपीलेट अथॉरिटी में जाने के भी स्कोप्स है। हम फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, अगर वहाँ से भी हमें संतोषकारक जवाब नहीं मिलता है तो हम सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं और उस सेकेंड अपील को हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा अच्छा डिज़ाइन है लॉ का जो हमें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल पाए इसलिए बनाया गया है। तो इसी प्रकार से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सपोर्टिंग एक लेजिस्लेशन है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। तो आज के समय में हमारे पास ये अधिकार है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकारी विभागों की जानकारी अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप तक पहुंच सकती है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। ऐसे बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं जिनकी जानकारी हर नागरिक के पास होना ज़रूरी है ताकि वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। आजकल एक और बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप। अब शादी ब्याह के बंधन में बंधना लोग पसंद नहीं करते हैं और ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप का जो ट्रेंड है वो काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं और क्या क्या है लिव इन रिलेशनशिप के नियम कायदे कानून, और आगे चलकर अगर लिव इन रिलेशनशिप कायम रहते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसमें कैसे कानूनी सहायता मिल सकती है, ये हमें ईशा बताएंगी। ईशा, लिव इन रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड पकड़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो लिव इन रिलेशनशिप एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो अभी ज़्यादा ही ट्रेंड में है। लिव इन रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे दो अडल्ट एक दूसरे के साथ अपनी सहमति से एक ही छत के नीचे रहते हैं विदाउट मैरिज। और लिव इन रिलेशनशिप में अभी कुछ लीगल प्रावधान है नहीं। लिव इन रिलेशनशिप इट्स नॉट लीगल नॉर इलीगल, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है बट उसको कोई लीगल दर्जा नहीं दिया हुआ है। जैसे मैरिज में लीगल राइट्स होता है वैसे लिव इन रिलेशनशिप में लीगल राइट्स इतना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, पर फिर भी कुछ राइट्स लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर्स को भी दिए गए हैं। जैसे कि 125 ऑफ मेंटेनेंस जो सीआरपीसी में दिया है वो लिव इन रिलेशनशिप में भी जिसके पार्टनर के पास वो भी राइट है। एंड डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में 2F में
लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन भी करा हुआ है। मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो रेमेडी उनको भी प्रोवाइड की जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी लेजिटिमेट कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, जो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया पे लागू होता है। तो चिल्ड्रन जो इनोसेंट है वो इस लिव इन रिलेशनशिप के वजह से सफ़र नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको भी लेजिटिमेट करार किया जाता है और उनके पास सारे प्रॉपर्टी राइट्स लेके सारे राइट्स उनको दिए जाते हैं। और ये लिव इन रिलेशनशिप का जो पीरियड है वो कितना प्रोबेबली माना गया है कि ये पीरियड है 1 साल या 2 साल या 6 महीने, तब जाके ये सारे कानून और उसका सहारा आप ले सकते हैं? लिव इन रिलेशनशिप का पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक केस था जिसमें 15 इयर्स से ज़्यादा पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो लोग इन सोसाइटी देवर पार्टनर्स एंड वो लोग प्रिटेंड करते थे वो हस्बैंड वाइफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे क्योंकि वो 50 साल से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहे हुए हैं। मतलब ऐसा कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया है, बट वो अगर सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो लोग साथ में रहते हैं तो उन लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वही कहा जाएगा। चलिए, तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये सारे प्रावधान हैं। और एक बात ईशा से मैं और पूछना चाहूँगी कि माता पिता की विरासत को लेकर कानून में क्या प्रावधान है, क्योंकि विरासत को लेकर बहुत सारे झगड़े सोसाइटी में होते हुए हमने देखे हैं। ईशा, हमने लिव इन रिलेशनशिप के बच्चों की विरासत की तो बात की, जो जनरल मैरिज होती हैं उसमें जो पेरेंट्स की जो विरासत होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको लेकर हमारे समाज में क्या, हमारे आईपीसी की धाराओं में क्या प्रावधान है? पहले तो प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती है, एक होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें लीगल हेयर्स को राइट दिए गए हैं कि बॉय एंड गर्ल दोनों को 50-50% बाय बॉर्न राइट दिया जाता है। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भी फादर या मदर जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो या तो विल बना के अपनी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, एनी रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन ऑल्सो। और जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के राइट्स है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को दिए गए हैं और वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक दिए गए हैं। अब पहले बॉयज़ को ही सिर्फ राइट था प्रॉपर्टी का, पर उसके बाद 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 में ऐड किया गया कि गर्ल्स को भी प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स है। बट फिर भी एक क्वेश्चन बचा था कि वो राइट्स 2005 के बाद बॉर्न होने वाले गर्ल्स पे ही आएगा या फिर उसके पहले जो बॉर्न हुई है उन पे भी लागू पड़ेगा। तो इन वनिता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये क्लैरिफाई दिया गया कि वो राइट्स सारी गर्ल्स जो अभी बॉर्न हुई है या पहले बॉर्न हुई है सभी पे ये वो राइट्स लागू होंगे। तो प्रॉपर्टी राइट्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल दिए गए। पर ये हुई हिंदू की बात। अब हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स लॉ में पहले से ही गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं है। गर्ल्स को बॉयज़ के मुकाबले कम राइट्स दिए गए हैं। और मुस्लिम लॉ में सारी प्रॉपर्टीज़ सेल्फ वाली कहलाती है, उसमें कोई इनहेरेंस की बात नहीं आती। पर मुस्लिम लॉ में ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी वो लोग विल के मुताबिक किसी और को दे सकते हैं। ऐसे कई रिलीजन के कई अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के राइट्स हैं। चलिए, तो ईशा से हम जान रहे थे लिव इन रिलेशनशिप के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कानून हैं, और साथ ही हमने जाना कि माता पिता की प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो अब बेटा और बेटी दोनों में इक्वली ये प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, ऐसा कानून कहता है। सामाजिक बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट इसमें सामने आते रहते हैं, लेकिन कानून यही कहता है। अब मेरे साथ मानव है। मानव से मैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पूछने वाली हूँ कि धर्म को फॉलो करने की जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वो कौन से कानून के दायरे में आती है। मानव, धार्मिक स्वतंत्रता हमारी जो हमें दी गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रल एंड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड द सर्टेन राइट्स टू प्रैक्टिस आउट द रिलीजियस विच यू बिलीव इज टू सो। मतलब आप जिस किसी रिलीजन में मानते हो उसकी प्रथा व्यथा जो करनी चाहिए वो आपको राइट दिए गए हैं, जैसे पूजा करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, वो सभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट दिया गया है।
and it is also the responsibility of Constitution and the people of India to maintain a integral and discipline over the country, and it should not be disturbed according to the factor of religion. And कई बार देखा गया है कि religions के behalf पर if festival is being gathered together, then rioting matters is being awaked and some inconvenience takes place over here in our country. So there is also a certain perspective and laws for this rioting matters under IPC, and it should not be the part of that. It should not be cost to India. ये नहीं होना चाहिए दरअसल. There should be a social integrity and we believe in the secularism. मानव धर्मांतरण के भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं, फोर्सफुली धर्म बदलने के लिए बहुत सारे लोगों को उकसाया जाता है, उसके बारे में क्या कोई कानून है क्या? कैसे कोई अगर किसी का साथ ऐसा होता है तो वो कानून का सहारा ले सकता है? यस, कानून का सहारा ले सकता है कि मुझे मिसलीड किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में. अपने जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उसके अगेंस्ट वो केस कर सकता है, लेकिन सर्टेन प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट होती है कि धर्मांतरण के केसेस ज़्यादातर बाहर अभी देखे नहीं जा रहे हैं. वो मोस्ट प्रोबेबली केरला और साउथ साइड ही देखे जा रहे हैं. जैसे कि फोर्सफुली कन्वर्सेशन हो जाता है, जैसे कि गर्ल्स को हनी ट्रैप में फंसा दिया जाता है, पैसों की लालच में फंसा दिया जाता है, तो वो सब मामले अभी बाहर निकलते आ रहे हैं. सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट, and government would also try to amend the certain laws in upcoming time to protect the directive principle of state policy. It is the duty of the state to protect the religious aspect of that particular person. यानी हमें जो धर्म फॉलो करना है उसकी आज़ादी हमारे पास है, ये कानून कहता है. कानून ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप जो भी धर्म को फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं. अब जब एक बात मानव की बात में सामने आई तो मेरे मन में भी सवाल आया कि अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाती, किसी के साथ मारपीट की जाती, किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, बहुत सारे ऐसे भी किस्से सामने आते हैं जब कोई किसी को मारने की या ख़त्म कर देने की धमकी देता है, क्या ऐसे में कानून उसे बचा सकता है? कानून में क्या कोई थ्रेटनिंग को लेकर प्रावधान किया गया है? यस, कानून में आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड हम जो फॉलो करते आ रहे हैं उसमें सेक्शन 506 ये कहता है कि अगर कोई आपके खिलाफ़ और आपको डरा रहा है, धमका रहा है उसके पावर के बिहाफ पर, उसकी पोजीशन के बिहाफ पर कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरा सब ख़त्म कर दूंगा. सो देयर इज़ राइट और सेक्शन स्पेशली दिए गए हैं कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द कंट्री ऑल्सो. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो बीन रिगार्डिंग द वेरियस केसेस जिसमें ये बताया गया है कि आपके पास सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग और राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लिबर्टी के तहत आप सेक्शन 506 के तहत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा सकते हो अगर आपको कोई मारने की, डराने की धमकी दे रहा है. मानो खासकर कर्जे में डूबे लोग या ब्याजखोर जो होते हैं, जो बहुत तगड़ा ब्याज देते हैं, वो लोग खास ऐसी जान से मारने की वगैरह धमकी देते हैं, तो क्या उन केसेस में भी ये प्रावधान लागू होते हैं? उन केसेस में ये प्रावधान लागू होते हैं, बट जनरली द केसेस इज डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑल्सो. ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि हर केस एक जैसा नहीं होता. तो कोर्ट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बेसिस ऑल्सो. सो it is very difficult to carry out that what is the right and what is wrong. So it is the duty of everyone along with the citizen, media, jurisdiction to carry out that what is the right should be presented in the court. सही क्या है और गलत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुस्से की वजह से कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, तो उसकी माफ़ी मांगने का भी प्रावधान है. So it is part of the jurisdiction and proceedings will take place according to the facts. तो जैसे मानव ने बताया कि प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग फैक्ट्स को ध्यान में रखकर सिचुएशन और आईपीसी की धाराएं, कानून भी बदल जाते हैं आपको. इसीलिए मैं अवेयर करने की कोशिश कर रही हूं कि आप ऐसी धाराएं जिसकी जानकारी समाज के हर व्यक्ति को होना ज़रूरी हो, उससे अवगत हो सके. अब मेरे साथ हनी है. राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की और अब मैं राइट टू एजुकेशन के बारे में आपके क्या अधिकार हैं, क्या हक है, ये हनी से पूछने वाली हूँ. राइट टू एजुकेशन जब इम्प्लीमेंट किया गया, क्या मकसद था और इसके तहत क्या क्या प्रावधान है हनी?
मैम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लोज 1A में बताया गया है कि जो भी बच्चा जिसकी एज 6 से 14 ईयर्स होती है उसको फ्री और कंपलसरी राइट्स होता है। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करूँ तो कोई भी पेरेंट्स है, मम्मी या पापा, फादर मदर, कोई भी हो सकता है, उनको मतलब फाइनेंशियल वो इतने कैपेबल नहीं है कि उनके बच्चों को पढ़ा सके, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ निकालती है जिसमें उनको फ्री एजुकेशन मिलती है और उसके बाद भी वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और बहुत सारी स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड जो सेक्शन के बच्चे होते हैं उनके लिए। और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी है, जैसे नेशनल एजुकेशन एक्ट हुआ 1986 का, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे जजमेंट भी निकले, जैसे श्री उरी कृष्णन जजमेंट था 1998 का, उसमें भी बहुत सारी मतलब फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं। और बेटियों के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली गई है, जैसे अभी लेटेस्ट एक पॉलिसी है सुकन्या सुप्रिया पॉलिसी करके एक उसमें है, उसमें ऐसा होता है कि जो भी गर्ल है उसकी एज मतलब बिलो 10 है, उसके पेरेंट्स, मदर, फादर या कोई भी लीगल गार्डियन है, वो कोई अथॉरिटी बैंक में जाके एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और हर मंथली मिनिमम 250 रुपीज़ या फिर मैक्सिमम 1,50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। वो 21 ईयर्स तक चलती है और उसके बाद 21 ईयर्स के बाद उस मनी को रिटर्न किया जाता है विद द इंटरेस्ट ऑफ 8%। 8% के साथ उनको वापस किया जाता है आफ्टर 21 ईयर्स होने के बाद। और उसमें मेन रीज़न रहता है किसी अपनी डॉटर की मैरिज करवानी हो या फिर डॉटर की एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो पेमेंट यूज़ किया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन का प्रावधान इसलिए किया गया था कि हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके और प्राइवेट स्कूल में भी गरीब वर्ग के बच्चे भी पढ़ सके, इसलिए राइट टू एजुकेशन लाया गया था। एक ऐसा ही कानून तलाक को लेकर है। तलाक को लेकर जो कानून है वो क्या कहता है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा सोशल इशू बनता जा रहा है अब। हनी, तलाक को लेकर हमारे पास क्या क्या प्रावधान है कानून में? मैम, तलाक होने के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोगों को पता चल रही है अपने राइट्स के बारे में कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहता है कि लोगों की जो क्षमा करने की मतलब द नेचर ऑफ फॉरगिवनेस वो भूल रहे हैं लोग, जैसे उनमें एक हर रिश्ते में समझौता होना चाहिए और वो समझौता नहीं कर पा रहे हैं वो रिश्तों में। और अपना इंडियन जुडिशल सिस्टम बहुत हार्ड है, डाइवोर्स लेना भी इजी काम नहीं है अपने इंडिया में। और इसके तहत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना हो तो उसे सबसे पहले किसी भी एक व्यक्ति को जाके कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद उनको रेलिवेंट फैक्ट बताने होंगे किस बेसिस पे हमको केस फाइल करना है और रीज़न वैलिड होने चाहिए। अनवैलिड रीज़न पे आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट भी चाहती है कि वो साथ में रहे, कोई नहीं चाहेगा कि वो अलग रहे, मतलब 2 परिवार टूटे ऐसा। तो कोर्ट भी उन्हें 6 महीने का टाइम देती है कि आप साथ में रहे, आप रह सकते हैं साथ में, आपका समझौता हो सकता है, तो 6 महीने का टाइम देती। उसके बाद भी आप साथ में नहीं रह सकते हैं तो उसके बाद उनको थर्ड अपॉइंटमेंट में उनको डाइवोर्स मिल जाता है मैम। और मेन बेसिस क्या होते हैं डाइवोर्स के? क्लियरिटी, मतलब लोगों पे जैसे अपने मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो खाली फीमेल पे नहीं होता है, मेल पे भी हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। मेन रीज़न हो गया डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फिर चाइल्ड मैरिज हो गई, किसी भी मतलब 18 ईयर से और कम बच्चे हैं उनका मैरिज हो जाती है तो उसमें बच्चों को समझ नहीं रहती हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें वो जब बड़े हो जाते, वो मैच्योर हो जाते, उनके बाद पता चलती है उनको कि हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें हमारे राइट्स को एग्जीक्यूट करने का वो मौका नहीं मिल रहा है। थर्ड रीज़न हो सकता है रिलीजियस कन्वर्जन, शादी के बाद फोर्स किया जाता है फैमिली के थ्रू कि आप रिलीजियस कन्वर्ट कर लें। दूसरा होता है कि एक डिसर्शन करके एक वर्ड होता है जिसमें ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर है, दोनों में से एक कोई भी पार्टनर 7 या 7 साल से पहले बाद का जैसे नहीं मिल रहा है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं कहाँ है क्या कर रहा है, तो आप उसके लिए भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। ये मेन रीज़न होते हैं डाइवोर्स के लिए। और चाइल्ड कस्टडी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इसमें होता है, उसके लिए कुछ बता पाएंगे?
चाइल्ड कस्टडी मैम ऐसा है कि मतलब डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसके उनका जो चाइल्ड है उसके लिए भी एक रहता है कि चाइल्ड किसके पास रहेगा। बिलो द एज ऑफ 18 बच्चे के पास एक कंसर्न नहीं रहता है कि वो किसके पास रहेगा। मोस्टली वो कस्टडी जाती है फीमेल के पास, और आफ्टर द एज ऑफ 18 चाइल्ड के पास एक राइट मिल जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, मेल या फीमेल। और कई बार ऐसा होता है कि फीमेल इतनी फाइनेंशियल कैपेबल नहीं होती है कि अपने बच्चों को इतना एजुकेशन दे सके, तो मतलब एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि कस्टडी फादर के पास भी चली जाती है उसमें। और मेंटेनेंस भी होता है मैम इसमें कि अपनी इनकम का, मेल की 15% इनकम का वो इनकम होती है वो फीमेल के पास जाती है एज अ मेंटेनेंस। तो हनी बता रही थी कि तलाक और तलाक के साथ जो जो एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं उसमें आपको कानूनी सहायता कैसे मिल सकती है। बहुत सारे अलग अलग कानून और बहुत सारी ऐसे सिचुएशन है जिसकी जानकारी हम सबके पास होना ज़रूरी है, और इसलिए ये सीरीज़ मैं चला रही हूँ कि आप घर बैठे कानून के प्रावधानों की जानकारी ले सके। और अब मेरे साथ लॉ फैकल्टी के असिस्टेंट प्रोफेसर उमंग मोदी है, और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है वो क्या कहता है। सर, स्वतंत्रता का अधिकार हम सब पर है, कैसे डिफाइन करते हैं इस अधिकार को? संविधान की जो धारा 19 है उसमें हमें एक मौलिक अधिकार मिलता है। जो मौलिक अधिकार है वो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में हमें हम जो भारत देश के नागरिक है, हम अपने अधिकारों के तौर पे हम अपनी आवाज़ उठार सकते हैं, हम सरकार को जवाबदार ठहरा सकते हैं, और जो भी हमें ऐसा लगता है कि ये सही है या गलत है या जो भी, वो हम अपनी तरह से उसको व्यक्त कर सकते हैं। ये आज़ादी किसी भी देश में बहुत महत्वपूर्ण आज़ादी होती है, क्योंकि हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जिसमें हम अच्छे से हम कुछ भी छापते थे तो हमें अंग्रेज जेल में डाल देते थे, उनके खिलाफ कुछ लिखते थे तो जेल में डाल देते थे। ये जो हमारे जो आज़ादी का सबसे जो पहला कदम था, जो हमें बोलने नहीं दिया जाता था, हमें हमारी आवाज़ नहीं उठा देनी दिया जाता था, इसीलिए हमारा ये जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और मुझे लगता है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी देश की लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को अपने आपको अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है तो मुझे लगता है उस देश के संविधान में कहीं ना कहीं कमी है, और वो संविधान में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे अगर ये ही हमें, जब हम खुद अपने आप को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाते तो कैसे हम अपने एक देश में हम अपने जो ज़िंदगी है वो जी सकते हैं। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मताधिकार का प्रयोग ये भी हम सबको मिला हुआ है, वोटिंग राइट, लेकिन सूरत में जिस तरह से समरस कर दिया गया, अब वहाँ के लाखों लोगों को वोट करने का ही अधिकार नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई कानून है नागरिकों के पास? अभी देखिए हाल फिलहाल तो ऐसा कोई कानून है नहीं, क्योंकि जो भी कलेक्टर ने कार्यवाही की है वो कानून के तहत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कार्यवाही की है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जो अभी जो भी प्रावधान है उसी के तहत हुआ है। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि अगर किसी भी जो वहाँ पे सूरत के जो भी जनता है, कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को इसमें एक ओपिनियन देने की ज़रूरत है और एक गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि सभी लोग अपना जो नामांकन वापस ले लेते हैं तो उसमें जो नोटा के लिए वोट देते हैं वो लोग को भी तो वोट करना है, तो अगर उनको ही वोट करने को नहीं मिलेगा तो कैसे, नोटा का मतलब क्या है, नन ऑफ दी अबोव। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट अभी बिन हरीफ है वो भी हमें नहीं पसंद है, तो कहीं ना कहीं अगर वो भी नहीं पसंद है तो उसके लिए भी हमें कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अभी देखिए संवैधानिक चेंज करना और लॉ बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभी, क्योंकि इस पर कुछ लोगों ने एफआईआर भी की है और कुछ लोगों ने अपनी कंप्लेंट भी की है कि हमें अपना अधिकार दिया जाए, इसीलिए इस पर अभी जांच भी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई ऐसी गाइडलाइंस आती है और कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें सभी को वोट करने का अधिकार मिले, भले ही वहाँ पे हर कैंडिडेट ने अपना फॉर्म वापस ले लिया हो, लेकिन कम से कम उनको एक वोट करने का अधिकार तो एक, क्योंकि हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार आपको वोट करने का अधिकार मिलता है। और हमारी जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, अपनी सरकार चुनने की लड़ाई थी, और जब हम अपनी सरकार ही चुन नहीं पा रहे हैं और हमने अपने लोगों को नहीं चुन पाते हैं तो फिर वो जो हमारा जो लोकतांत्रिक मूल्य है उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल है।
इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अगर कुछ गाइडलाइंस आती है तो बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो लेती हैं और कोई ना कोई एक्शन लेती हैं। आशा करते हैं कि सूरत का जो मामला हुआ है, सूरत के लाखों लोग, वहाँ के युवा मतदाताओं को वीएनएम के जरिए आपने सुना है, वो कह रहे थे कि हमारी गलती क्या है जो हमें वोट करने का अधिकार नहीं मिला है। जब कानून ने, जब संविधान ने उन्हें वोट करने का अधिकार दिया है तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन होती है उनका ये हक छीनने वाली? बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कोई ना कोई निर्णय कुछ दिनों में आना चाहिए, वरना ये जो मताधिकार का प्रयोग छीनने की ट्रेंड शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे भी जारी रह सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं क्या क्या सिचुएशन में कौन कौन से कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम सब अब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार साइबर क्राइम जैसी कई घटनाओं का शिकार भी बनते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कानून आपकी कैसे मदद करता है, ये हमें सावी बताएगी। सावी, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब स्मार्टफ़ोन के ज़रिए हम साइबर क्राइम का शिकार लगातार बन रहे हैं। क्या किया जा सकता है अगर किसी का साथ कुछ ऐसा होता है तो? जैसे कि आपने सही कहा, साइबर क्राइम सच में एक ऐसी दिक्कत है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फैली जा रही है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके हाथ में आजकल मोबाइल है। तो साइबर क्राइम में ऐसा बहुत बार हो जाता है कि है ना, जो यंगस्टर्स है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जो वो चाहते नहीं हैं। जैसे कि किसी ने उनके साथ कुछ क्राइम कर लिया या फिर कोई भी इंटरनेट बुलिंग हो गई उनके साथ। तो ये सारे जितने भी मैटर्स होते हैं ना, वो सब बेस करते हैं कि द नेचर ऑफ क्राइम कैसा होता है। जैसे कि वो साइबर बुलिंग हुआ या फिर वो डॉक्सिंग हुआ या फिर वो किसी का प्राइवेसी वॉयलेशन हुआ, ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो लॉ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है साइबर क्राइम को लेके। तो ऐसे बहुत सारे लॉज है जिसमें ना साइबर क्राइम को लेके काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है। जैसे कि एक एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 में आया था, जिसको IT एक्ट भी कहा जाता है। उस एक्ट के सेक्शन 66 में मेंशन है कि कोई भी विक्टिम है, उसके साथ किसी रॉन्ग डूअर ने जैसे कि हैकिंग कर ली है, उसका जो पर्सनल डेटा है वो ले लिया है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो वो कहाँ जाए, तो इसके रिलेटेड जो भी रॉन्ग डूअर है उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, ये भी सेक्शन 66 ऑफ द IT एक्ट में मेंशन है। उसी एक्ट के दूसरे सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 67 में भी मेंशन है कि अगर कोई रॉन्ग डूअर है, उसने कोई ऑब्सिन कंटेंट मीन्स कोई वल्गर कंटेंट अगर इंटरनेट पे डाल दिया है तो उसके में क्या पनिशमेंट है, उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारा सेक्शन 67 में मेंशन है। ऐसे ही उसके जो सब सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 66A और सेक्शन 66E, उसमें भी मेंशन है कि और क्या किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन 66A में मेंशन है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, किस तरीके से है ना इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है वो इसमें कितना एपिक रोल प्ले करता है, कितना क्रूशल रोल प्ले करता है कि कैसे इंटरनेट की वजह से ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं। एंड सेकेंडरी एक चीज़ आ जाती है कि जो सेक्शन 66 के E में भी मेंशन है कि कोई आपका कोई वीडियो है या कोई आपको रिकॉर्ड कर लेता है और वो इंटरनेट पे वायरल कर देता है, तो वो उसके रिलेटेड जो भी पनिशमेंट होती हैं वो 66E में गिवन है। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस एक्ट, बाकी हमारा जो ट्रेडिशनल IPC है उसमें भी मेंशन है ये चीज़ के IPC के सेक्शन 503 और 507 में भी मेंशन है कि किस तरीके से अगर किसी पीड़ित के साथ ऐसा कुछ हुआ है या वो किसी ट्रैप में फंस चुकी है या फंस चुका है, क्योंकि अभी नौजवानों में तो ये बहुत कॉमन हो जाता है, तो वो फंस चुका है तो वो कैसे बाहर आ सकता है, उसके रिलेटेड उसमें क्या क्या क्राइम्स हैं। अगर उसको थ्रेट मिला है कि मैं आपका जो भी डेटा है वो इंटरनेट पे एक्सपोज कर दूंगा या कर दूंगी, तो उस सिचुएशन में पुलिस उसकी कैसे हेल्प कर सकती है, वो सब कुछ भी IPC के इन सेक्शंस में मेंशन है। और काफ़ी ज़्यादा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। केस ऑफ डिफेमेशन, जैसे कि केस ऑफ डिफेमेशन हो जाता है, उसमें अगर आपको थ्रेट मिलता है कि मैं आपका जो पब्लिक इमेज है मैं उसको रुइन कर दूंगा या ऐसा कर दूंगा, मैं आपके पब्लिक इमेज को डैमेज पहुंचाऊंगा, तो अगर ऐसा कुछ किसी को थ्रेट मिलता है तो ये सब भी IPC के सेक्शन
499 में मेंशन है। ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ वेरियस केसेस हैं जिसमें ये सब होता है। और एक नया कॉन्सेप्ट आजकल बहुत फैला है, दैट इज़ कॉल्ड हनी ट्रैप, जिसमें एक सिचुएशन होता है जिसमें जो रॉन्ग डूअर होता है कुछ फ्लर्टिंग स्किल्स या इस तरीके से किसी को भी फंसाता है और उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को पे टारगेट करता है, जैसे कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना हो गया या उसकी मनी हो गई या कुछ बैंक डिटेल्स के लिए या इस तरीके से। इसके काफ़ी सारे पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस पर्पस हो गया, ये पर्सनल पर्पस हो गया, या फिर स्पाइंग, किसी को जासूस तरीके से भी ये करा जा सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे वेज़ में हम देखा जा सकता है कि कितने लोग पीड़ित होते हैं या इसमें दिक्कत में लोग फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता नहीं होता है कि हम अगर ऐसे फंस भी गए हैं तो रिपोर्ट कैसे फाइल करें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ, मैकेनिज़्म ऑफ रिपोर्टिंग बताती हूँ मैं आपको। तो मैकेनिज़्म ऑफ रिपोर्टिंग में आ जाता है कि आप किस तरीके से अगर ऐसे फंस गए हैं तो आप रिपोर्ट कैसे करें। सबसे पहले तो एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अपने आसपास के किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। थर्डली, आप साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी जाके अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हो जाते हैं जिससे आप बच सकते हो। तो साविश शर्मा ने हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं कि साइबर क्राइम और हनी ट्रैप जैसे मामले जो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, डरिए मत और कानून का सहारा लीजिए। बहुत सारी प्रावधान है जो आपको बचा सकते हैं। सोशल इमेज को लेकर लोग परेशान रहते हैं और इसलिए कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसी से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन पर अगर लगाम कसनी है तो कानून की सहायता बेझिझक ले लेनी चाहिए। चलिए, अब मेरे साथ संजीत है और एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या क्या कानून प्रावधान है ये मैं संजीत से जानना चाहूँगी। संजीत, बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन्हें भी उनके हकों की जानकारी नहीं होती है, उनके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उन्हें नहीं पता होता है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मेरा कंसर्न है कि आज के डेट में जो कॉरपोरेट्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट, जो एसोसिएट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन पे एक जैसे उनका जब पूरा एक रिक्रूटिंग का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स होता है, पूरे एक 3-4 राउंड का प्रोसेस होता है और तब जाके वो फाइनली वो ऑफिस में पहुंच पाते हैं। तो इसके जो प्रोसेस में जो प्रोसीजर जो फॉलो होता है, जो रिक्रूटिंग व्यवस्था जो TAT टीम कहते हैं, टैलेंट एक्विजिशन टीम की, उसमें अगर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर 2-3 महीने या 6 महीने उनका तो पहले एक प्रोविज़न पीरियड होता है जो काम कैसा करने को देखा जाता है, और उसको उस टाइम से पहले उनको अगर निकाला जा रहा है या छोड़ने के लिए उनको सडनली अनसर्टेन उनको शॉर्ट नोटिस पे मतलब उनको टर्मिनेट करने का या ले ऑफ करने को, उनको निकालने के लिए एज पर HR कंप्लाइंस या पॉलिसी है जो उनका, उन पे डिटेल करके मतलब पर्सनली टीम लीड या मैनेजर उन पे प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं कि ये सूटेबल योर नॉट प्रोफाइल, और ये जैसे एज पर नाउ अगर कहें तो अगर उनको कुछ टाइम दिया जाए या पीरियड जाए या उनको लर्निंग के लिए थोड़ा टाइम स्किल्स मैनेज करने के लिए दिया जाए, जो कि नहीं देते हैं। शॉर्ट पीरियड नोटिस में या प्रायर नोटिस उनको देना चाहिए। बिल्कुल उनको ज़बरदस्ती या प्रेशराइज्ड करके उनको अगर आप नहीं दोगे तो मैं टर्मिनेट करूँगा। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे आप पे कुछ ऐसा हो कि टर्मिनेट करके कंपनी भी निकाले, उनकी भी रेपुटेशन होती है और इंडिविजुअल पर्सन जो एसोसिएट्स काम कर रहा है उसका भी होता है। तो ऐसे में जो उन पे वो फेस करता है, इस जो एक कमेटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऐसे एक मेंटर करती है कि करना क्या है इस डिसीजन पे, इस चीज़ पे, वो जो एसोसिएट्स वो फंस जाता है इस जगह पे आके। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाने के लिए अगर जैसे हम बात करें कंपनसेशन एक्ट के लिए 1923, इंडस्ट्री एक्ट 1948 की बात करें, जो पूरे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसी पे बात होती है कि एक एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में अभी तक अगर देखा जाए रिसेंट अपडेट मैंने आज सिनेरियो जो देख रहा हूँ कॉरपोरेट्स में जो अपने जैक्स से या कॉन्टैक्ट जो रीच से पहुँचते हैं, इस तरह की बातें मतलब उनको परेशान या मेंटली एक स्टेबिलिटी जो होना काम का जो लिखते हैं ऑन बोर्डिंग करने से पहले कि वर्किंग आवर आपका 10 to 7 होगा, 9 आवर्स का, बट टाइमिंग 10 घंटा या 12-14 घंटा जा रहा है, हमको उसको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिल रहा है। तो उस पे हम करेंगे क्या करेंगे? तो अब उसके लिए अगर बेसिक पे ग्रॉस पे हमारा पूरा सैलरी एनेक्सर बनता है, उस सैलरी पे स्लिप पे लिखा होता है कि आपका ग्रॉस पे नेट CTC कंपनी कितना खर्च आप पे कर रही है और आप कितना ले रहे हैं, जो कि जैसे ESI PF इंश्योरेंस वगैरह जो भी डिडक्शन चार्जेस कर रहे हैं उसका एक प्रोफेशनल टैक्सेस करके गवर्नमेंट के पास जाता है। वो रिटर्न ESI से तो मिलता है, जो और भी प्रोफेशनल टैक्स है वो 2500 से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, और भी टैक्सेज जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे रिलेटेड के लिए अगर देखे जाए तो HR टीम के लिए जो एज पर क्लाइंट्स जो कंप्लाइंस बताते हैं
कि ऐसे नियम्स जो मतलब एक कमेटी हो लेबर, अगर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो वो बोलते हैं कोर्ट चल जाओ, तो उनके पास तो एक लीगल टीम है जो कॉर्पोरेट के पास वो उनके पास है, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन इस सब चीज़ों से बचने के लिए कहाँ जाएगा? उसको अब नौकरी अगर यहाँ रिजाइन दे रहे हैं और दूसरे जगह जा रही है तो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा? वो अगले दिन ही वो उस पर फाइनेंशियली या लाइबिलिटीज़ है, उन पर फैमिली प्रेशर्स है, तो ऐसे बंदे क्या करेंगे? तो अब लेबर कोर्ट के लिए कॉर्पोरेट बोलते चले जाओ केस कर दो, बट उनके पास तो टीम है, वो केस लड़ लेंगे, लेकिन ये बंदा कैसे लड़ेगा? तो ये कमेटी के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो गवर्नमेंट्स को बनाना चाहिए। लेबर लॉ ऐसा मैनेजमेंट बना हुआ है ऑलरेडी कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन ऐसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर वो एक इनिशिएटिव नहीं उठा पाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और उन पर दबाव और प्रेशर होता है। तो बात हो रही थी कामदारों के कानून और अधिकारों की। हमेशा बात होती रही कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का शोषण होता है कंपनी प्रबंधन की ओर से, क्योंकि कानूनों की जानकारी नहीं होती है। अगर कानून होते भी हैं तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता है। ऐसे में सरकार को बहुत मजबूत और जल्द इम्प्लीमेंट किए जा सके ऐसे कोई कानून बनाने चाहिए ताकि कामदार जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भारत देश में, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच सके। अब मेरे साथ है सुप्रिया, और सुप्रिया से मैं जानना चाहूंगी कि जातिगत टिप्पणी को लेकर अगर कोई कुछ कहता है, क्या उन पर कोई मामला दर्ज होता है? सुप्रिया, अब बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब जातीय टिप्पणी की जाती है, किसी विशेष जाति को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या उसके लिए कानून में कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल, जातीय टिप्पणी अगर कोई करता है तो उसके लिए भी हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 15 है, 16 और आर्टिकल 17 है जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की भी बात करता है। और जैसे कि जो हमारे SC और ST होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बना रखा है, SC और ST एक्ट 1989। उसमें उस एक्ट में पूरे अच्छी तरीके से बता रखा है कि अगर कुछ होता है जो निचली जाति के लोग हैं उनके साथ, तो उनके लिए क्या क्या सज़ा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई SC और ST अगर घर में रहता है, उनको वहाँ से निकाला जाए तो उस इंसान को 6 महीने से ज़्यादा और लगभग 5 साल तक की सज़ा और फ़ाइन दोनों को मिल सकता है, ऐसा है। और देखा जाए हमारे भारत में SC और ST को लेकर मतलब एक काफ़ी विवादित मुद्दा है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि SC और ST को रिज़र्वेशन नहीं देनी चाहिए, कुछ का मानना है कि देनी चाहिए। मतलब दोनों पहलू हैं हमारे समाज में। तो देखा जाए तो अगर SC और ST को रिज़र्वेशन मिलती है तो जनरल और बाकी कैटेगरी का ये हो जाता है कि अरे इनको रिज़र्वेशन मिल रही है और सारी सीटें तो ये ले जा रहे हैं, हमें हमारे नंबर ज़्यादा तो भी हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही जो उन्हें कम अंक में भी मिल रही है। बट कहते हैं ना, इतिहास जो है वो आगे आता ही है। तो जो पहले जो भेदभाव हुआ है SC और STs के साथ, वो उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम है जो आज जनरल और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इस पर मेरा यही कहना है कि अगर जो अपर कास्ट हैं, अगर वो ये भेदभाव अगर वो करना छोड़ दें कि हम अपर कास्ट हैं, तो शायद वो जो लोअर कास्ट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ चली आ रही है प्रथा, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। हालांकि देखा जाए मंडल कमीशन जब आया था उस टाइम पर कितने छात्राओं ने मतलब खुद को आग लगाकर जान दी थी और बहुत कहते दंगा हुआ था। लेकिन उस दंगे का जो कहेंगे फल आज लोगों को जो SC और ST है उनको मिल रहा है कि आज उनको रिज़र्वेशन में है। SC को 15 से 17% रिज़र्वेशन मिलती है, ST को 5 से 7% रिज़र्वेशन है हमारे समाज में। तो हर वर्ग के लोगों को एक समान लाने के लिए संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस वक्त बनाया था और उसी के तहत ये आरक्षण और सारी प्रथाएं चली आ रही है। और ऐसे में उन्हें भी एक समाज के साथ मैचअप होने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी एट्रोसिटी एक्ट और इस तरह के मामले दर्ज हो सकते हैं। ये छोटी छोटी ऐसी जानकारियां हैं जो हर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है, वरना आप कानूनी पटड़ों में फंस सकते हैं। और इसीलिए VNM के जरिए ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये जानकारी ऐसी है जो सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, Jio TV और Jio TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।